नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के इलाकों में जलभराव के कारण लोग परेशान हैं। कुछ भारी बारिश को दोष दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग अरविंद केजरीवाल सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह हर साल की समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती होना चाहिए। लेकिन सरकार पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई, इसमें तैयारी नहीं थी इस तरह की उनका। वहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह अलॉट कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा ने दिया था और वो किसी को इसके हथियाने नहीं देंगे। आयोग नाम कैसे बदल सकता है? देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एकजुट होने के प्रयासों संबंधित सवाल पर ठाकरे ने कहा कि मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी देशभक्त हैं और हम लोकतंत्र के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजनीति में पक्ष पार्टी तोड़ना ही कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब पार्टी चुराने लगे हैं और उस पार्टी पर दावा बोलने का एक समय शुरू हो गया है जो गलत है। जैसे मेरे पार्टी के बारे में शिवसेना, ये नाम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने दिया था, वो नाम तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। वो नाम देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार ही नहीं है। चुनाव चिन्ह देना या नहीं देना वो उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते। तो पार्टी का नाम तो मेरा ही है और वो मेरे पास ही रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो यहाँ आकर लोगों के साथ बात करके देखें, लेकिन मेरे पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते, पार्टी का नाम वो नहीं बदली कर सकते, वो उनका अधिकार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर चुनाव के दरमियान जितनी सारी बातें हम नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारी बातें देखना उनका काम। वहीं एनसीपी में अजीत पवार सहित 9 विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर ताजा हमला करते हुए उसे करप्शन की वॉशिंग मशीन बता दिया है। गव्हर्नमेंट जे आहे म्हणजे कलंकित सरकार आहे, आम्ही सांगत नाही आहोत, हे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सांगितलेलं आहे। हे कलंकित सरकार, हा जो मनी लॉन्ड्रिंगचा कायदा आहे, पीएमएलए ऍक्ट ज्याला आपण म्हणतो, त्या कायद्यामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे, एखाद्या कलंकित टेंटेड खात्यातून गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा जर दुसऱ्या खात्यामध्ये गेला असेल तर ती व्यक्ती सुद्धा पीएमएलए कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरते, असं पीएमएलए कायदा सांगतो ईडीचा, आणि त्यानुसार अनेक लोक कारण विनाकारण तुरुंगामध्ये आहेत। आज या सरकारमध्ये फक्त टेंटेड पैसेच नाही तर ती खाती आणि त्या खात्यांसह ते खातेदारच सरकारमध्ये सामील झाले सगळे। कोणी इक्बाल मिर्चीचा पैसा घेऊन गेलेला आहे, कोणी साखर कारखान्यांचे पैसे, कोणी जरंडेश्वरचे पैसे, शिखर बँकेचं मनी लॉन्ड्रिंग, भीमा पाटचं मनी लॉन्ड्रिंग, गिरणा मोसम सहकारी कारखान्याचं मनी लॉन्ड्रिंग, जवळजवळ 14 ते 15 लोक यांच्यावरती ईडीच्या कारवाया सुरू आहेत। टेंटेड मनी, गुन्हेगारी स्वरूपाचे पैसे त्यांच्याकडे होते म्हणून त्या कारवाया, ते त्या पैसे
वहीं महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक पर शरद पवार गुट के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसी एक 1.25 साल से महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है उससे तंग आ चुका हूं। महाराष्ट्र में यही चल रहा है। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़ा गया, 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। अभी एनसीपी में हमारे जो सीनियर नेता थे उनको हमसे अलग किया गया। जगह उनके तरफ से सभी विधायक को ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ में जुड़ना चाहिए। उसके लिए सभी को ऑफर थे, मेरे को भी ऑफर था, सभी को थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ में आना चाहिए। लेकिन कुछ विधायक गए, कुछ विधायक नहीं गए। हमने तय कर लिया था कि हाँ आखिर तक हम पवार साहब के साथ में रहेंगे। सर, शपथ विधि से कितने दिन पहले संपर्क किया गया? संपर्क को क्या है, शपथ विधि जिस दिन है उस दिन भी संपर्क किया गया। विधायक को हमारे जिस दिन एक दिन पहले भी संपर्क किया गया कि आप आओ करके, ये नहीं बताया गया कि शपथ विधि है करके आप जल्द से जल्द बम्बई में पहुंचो। लेकिन जो विधायक है हमारे राष्ट्रवादी के, सभी को संपर्क किया गया। इसमें से कुछ मान गए, कुछ नहीं माने। उन्होंने तय किया कि वहीं मीडिया घरानों पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा हो गया है। यह आरोप खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में पौधारोपण के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए। शुरुआत की गई है वो 2 महीने के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, इसी साल के बारे में कह रहे हैं कि और ज्यादा हम तो जल्दी चाहते हैं कि 97% कम से कम हो जाए, क्योंकि जो बिहार का इलाका जितना कम है, आबादी इतनी ज्यादा है, तो उसमें लगा कि कम से कम 17% तो जरूर होगा। तो हम लोग इससे देख रहे हैं कितना जगह पर वृक्षारोपण करा रहे हैं। तो पहले कहीं दिखता था, अब सब जगह दिखता है ना, तो लगे हुए हैं अभी और ज्यादा सब जगह। वहीं उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि बारिश और भूस्खलन की वजह से आए दिन परेशानियां बढ़ गई हैं। उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार कई प्रत्येक वर्ष इस बरसात मानसून के समय में हमारे यहाँ पर हमें हर साल आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन है, नदियों के जल स्तर बढ़ते हैं, लगातार कई नदी नाले अपना मार्ग बदल देते हैं। उसके कारण से काफ़ी आपदाओं का सामना हर वर्ष जो हमारा होता है। उसके लिए चूँकि ये मौसम आते ही हम लोग पूरे अलर्ट मोड में होते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोगों को, जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, इसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, सेना के लोग हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सभी एक दूसरे से तारतम्य करते हुए, समन्वय बनाते हुए जो भी स्थिति आएगी उस स्थिति का सामना करेंगे। उस स्थिति में लोगों को सहायता। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मुझसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सदस्यता छीन ली गई, संसद में मेरी माइक बंद कर दी गई, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं पीएम मोदी से सवाल पूछता रहूंगा। मुझे I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के अगली खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में गुलदार के आए दिन हमले से ग्रामीण एक तरफ जहां दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में गुस्सा भी भरपूर है। दरअसल एक बार फिर से गुलदार के हमले से 3 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि गुस्साए ग्रामीणों ने
ऐन वक्त पर पहुंचकर गुलदार की पहले घेराबंदी की, फिर उसकी लाठी डंडों से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे यह साफ कहा जा सकता है कि ग्रामीणों ने पशु क्रूरता अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि ये वन विभाग की लापरवाही भी नजर आ रही है। वहीं रायबरेली में पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए बेखौफ चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के राजपथ नगर मोहल्ले का है, जहां की रहने वाली महिला अपना इलाज कराने के लिए हरियाणा गई हुई थी। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घर का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात और नकदी सहित लगभग 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया और घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अरे हुई होगी 2.5-3 लाख के लगभग हुई अंजाद। अब हम क्या, पहले की जेवर थी हमारी, सब बताओ। हाँ, बासन बड़वे लोग सारे तोड़ दिए सब। घर पे कोई नहीं था क्या? घर पे नहीं थी, मैं गई थी दवाई करवाने के लिए लड़के के पास बाहर। कब गई थी? हम पीछे 10 तारीख को गए थे। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमारे को किसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारे घर के दरवाजा के लोग टूटे पड़े, गेट खुला पड़ा, कोई आया क्या? हम कहा नहीं तो बोला तुम्हारा मेन गेट खुला पड़ा। थाने में कंप्लेन किए कि नहीं? किए आज। तो क्या हुआ, थाने से कोई आया? अभी नहीं आया, बोले कि चलो तुम आ रहे हैं। अरे हुई होगी 2.5-3 लाख के लगभग हुई अंजाद। अब हम क्या। वहीं बिजनौर में बारिश के चलते कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन ने मोटा महादेव मंदिर और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिव भक्तों के लिए एसपी की पुलिस टीम चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते हुए नजर आई। बता दें कि जिले के कोतवाली देहात, नजीबाबाद, मंडावली शहर कोतवाली और दूसरे थाना क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारियों को इस दौरान एसपी ने दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां घर से स्कूल जा रहे छात्र पर निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर गया, जिससे बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से छात्र के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के परशुराम ठेकहाई गांव का बताया जा रहा है। मामला खोल रहे थे विंटर और उधर से जब ठोंक लगाई तो नीचे से जा रहा था तो एक छत गिर पड़ी उसके ऊपर। कौन जा रहा था, उसका क्या नाम? नितिन। उम्र कितने साल? 11। तो छज्जी गिर गई, उसी की चपेट में आ गया? हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके साथ जाने के अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर शिक्षा के मंदिर में ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आया। एक बार फिर से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कंपोजिट प्राइमरी स्कूल में बच्चों से चाय मंगाई जा रही है। वहीं जब इस वायरल वीडियो के बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने कतराते हुए नजर आए। ये तस्वीरें। क्या नाम है मैडम का? नाम पता ना। कौन सा स्कूल है ये? कंपोजिट विद्यालय बिलारी। कहाँ है ये? बिलारी में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तो चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं? अच्छा, किसने मंगाई थी? क्या कह रही थी? कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाए हो आप? बाहर से? बाहर चाय लाए? रोड से? बाहर भेज दिया मैंने। कितने रुपए लेके भेजा? कंपोजिट हो गया है। तुम क्लास में बैठते तो बस ये है। यहाँ पर
प्राइमरी स्कूल में बच्चे से शिक्षक जो है वो चाय मंगाती हुई नजर आ रही हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उन्हें पढ़ाने की बजाय शिक्षक जो है उनसे अपनी चाकरी करवा रही हैं। उन्हें चाय की तलब थी तो बच्चे को पैसे देकर भेज दिया गया चाय लाने के लिए। हालांकि ये किसी भी स्कूल में नियम नहीं है, बच्चों से कोई व्यक्तिगत काम कोई भी टीचर जो है वो नहीं करा सकता। लेकिन प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें कुछ और नजर आ रही हैं। महिला शिक्षिका हैं और बच्चे से चाय मंगवाती हुई नजर आ रही हैं। बच्चे से काम लिया जा रहा है। आए दिन यूपी के स्कूलों से ऐसी खबरें नजर आती हैं जहां पर बच्चों से अध्यापक पाठन प्रक्रिया की जगह पर उनसे व्यक्तिगत काम लेते हुए नजर आते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, प्राइमरी स्कूल में बच्चे के साथ काम लिया जा रहा है, शिक्षक बच्चे से चाय मंगाती नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद के बिलारी का ये मामला है। बिलारी कस्बे में एबीएस कार्यालय के ठीक सामने ये स्कूल है प्राइमरी, जिसमें बच्चे चाय लाते हुए वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जिस तरीके से वो बच्चे खुद चाय लेकर आ रहे हैं और बच्चे से बात की तो बच्चे ने खुद बताया कि जो मैडम है उन्होंने 12 रुपए दिए थे, 12 रुपए में 2 कप चाय लेकर वो बच्चा लाता हुआ वीडियो में दिख रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से शिक्षा की बात सरकार द्वारा की जाती है और सरकार में तमाम शिक्षा के दावे वादे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें ये बयां कराती है तो ये बच्चे से काम लेने का काम जो स्कूल में किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हलचल मचाने वाली तस्वीरें हैं। जी दानवीर, जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार कार्रवाई भी की जाती है, क्या वजह है कि शिक्षकों के अंदर इतनी संवेदनाएं जो है वो खत्म होती नजर आ रही हैं? बच्चों से व्यक्तिगत काम लिया जा रहा है। क्या शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरफ से हिदायत नहीं दी जाती या उन्हें खौफ नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अलगरी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उसी दौरान हम लोग खुद गए थे, उन अध्यापक से बात की तो अध्यापक ने खुद कैमरे पे बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाय वाले को हमने फोन किया था, हमने फोन कर चाय मंगाने का प्रयास किया लेकिन वो चाय वाले का नंबर नहीं लगा तो हमने बच्चे से मंगा ली। लेकिन बच्चा जिस तरीके से रोड पार करके जाता है, जो मेन मार्केट है उसमें तमाम भीड़ रहती है और बच्चे को इस तरीके से भेजा जाता है, गेट के बाहर भेजा जाता है, कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे से काम कराते हुए वीडियो वायरल हुआ, उसे अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी भी कोई कैमरे पर नहीं बोला। देखिए बीएसएस साहब से मेरी अभी बात की गई है, मैंने फोन पर खुद सूचना दी है, इस तरह एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ तो वर्जन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमें अगर प्राप्त होगा वीडियो तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कितने समय में कार्रवाई की जाएगी ये अभी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। जी दानवीर, इस मामले में गांव के लोगों का या बच्चे के परिवार का कुछ कहना है या शिकायत है? देखिए चंद मिनटों पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ है। जिस तरीके से वायरल हो रहा है परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही वायरल हो रहा है ये हलचल मची है तो उसमें जो स्टाफ जो अध्यापक और स्टाफ है उनमें हड़कंप मची है। अधिकारियों में लगातार वीडियो को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार अधिकारी इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच की जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बच्चों की आए दिन स्कूलों के वीडियो देखने मिलते हैं तो कहीं न कहीं जिस शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों को एक तरीके से बच्चों से काम कराने का काम किया जाता है तो कहीं न कहीं स्टाफ पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एबीएस कार्यालय का ये वीडियो है, एबीएस के कार्यालय के पड़ोस में ही स्कूल है और उसमें ये काम कार्य किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी बैठे हैं, देखिए एबीएस के बराबर में ही बगल में ही बैठते हैं और उसके सामने से बच्चा निकलता है चाय लेकर तो उनकी भी निगाह बच्चे पर नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हलचल मचाने वाली है कि आखिरकार उनके ही कार्यालय की बराबर में स्कूल है उसमें ये बच्चे से काम कराने का काम तस्वीरें वायरल हो रही है। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं और इतना समय क्यों? जी बिल्कुल दानवीर, क्या बच्चों से पहले भी ऐसे काम शिक्षिका की तरफ से कराए जा रहे हैं? क्या आपकी बात हुई है स्कूल के बच्चों से? देखिए बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने कुछ, मैं गया था बच्चों से, जैसे मेरी बात हुई थी बच्चों ने बताया था उसमें जो खाना खा रहे हैं बच्चे, देखिए वो एक वीडियो और है जिसमें छोटे छोटे बच्चों से खाने पूछा जा रहा है तो बच्चे कह रहे हैं कि हम खाना घर से ले जाए। कहीं ना कहीं खाने में भी कहीं ना कहीं ऐसी ढील बरती जा रही है जो बच्चों को स्कूल का खाना सही नहीं लगता, मिड डे सही नहीं बन पाता। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिससे साफ स्पष्ट होता है कि बच्चे खाना लाने के लिए मजबूर होते हैं घर से और अपने घर का खाना बच्चे खा रहे हैं। और जिससे इसी तरीके बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने साफ स्पष्ट कर दिया खाना स्कूल का कहीं नहीं मिलता
और वो हम खाना घर से लेकर आते हैं। तमाम ऐसी चीजें स्कूलों में आज पैदा हो रही हैं, तमाम वो चीजें नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन में जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, क्यों कार्रवाई में देरी की जा रही है, आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस तरीके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसे कि कल से बिल्कुल दानवीर, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर खुद कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो खबर मुरादाबाद से, जहां पर बच्चों से शिक्षिका जो है वो अपना व्यक्तिगत काम कराती हुई नजर आ रही हैं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां तालाब में एक 100 तैरता हुआ मिला है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा है। 100 मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। राम नरेश के रूप में मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। सुमेरपुर थाना इलाके के टेढ़ा गांव का बताया जा रहा है मृतक। अगली खबर भी हमीरपुर से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते महिला ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में डूबने से महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली इलाके के बेतवा नदी का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी, आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं। और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही लक्ष्य बनाए हैं। एक बात लगातार, वो 2018 के बाद उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18, 19, 20, 23 आ गया, हर महीने एक बार इस मुद्दे को दोहराते हैं। और वो मुद्दा रहता है कि डॉक्टर रमन की संपत्ति बढ़ी है। हर बार ये प्रेस में इनका बयान आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी शायद उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। बिलासपुर के हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और 18 के बाद लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट और रिपीट करते हैं। यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी 2018 से वही राग अलाप रहे। हर महीने प्रेस में डॉक्टर रमन की संपत्ति की बात होती है। इससे बड़ा और कौन सा मंच मिलेगा जहां पे जांच के बाद, और इसमें आपको बता दूं 2003 का इलेक्शन, 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जिस आधार पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग इसका हिसाब लेता है। उन्होंने मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या।